नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो गया आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर रोज की तरह एक नया मुद्दा आपके लिए हम लेकर आते हैं, एक एक करके ऐसे 5 से 6 मुद्दे बड़े बड़े आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। और आज कौन से मुद्दे हैं, चलिए फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कौन से मुद्दे आपके लिए आज खास हैं। हर मुद्दे पर आपने वोट किया है, वोट का प्रतिशत भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि जनमत में आपका मत चलता है। पहला मुद्दा जो है वो है विधानसभा में मारपीट। अब विधानसभा में लात घूसे चलेंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो थोड़ा शर्मनाक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या कारण रहा, विस्तार से बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ट्रूडो का सफाया होगा क्या, इलॉन मस्क ने क्या कह डाला और ट्रूडो का नंबर अगला है क्या। अब ट्रंप की जीतने की बात और साथ जो है इलॉन मस्क का वो सही बैठा, तो अब ट्रूडो का सफाया बड़ी बात। और समोसे कहाँ गए, ये बड़ा मुद्दा जो है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से है कि भाई सैलरी देने का पैसा नहीं हो रहा, लेकिन समोसे का मुद्दा बड़ा हो चुका है। और फिर आगे बढ़ते हैं। काश पटेल की जिस तरीके से मैंने बात की, CIA के डायरेक्टर के रूप में एक ऐसा चेहरा सामने आ सकता है जो कि राम मंदिर का समर्थक है, जो कि हिंदुत्व का समर्थक है। 370 के विरोध में डोनाल्ड ट्रंप साथ थे, तो अब क्या भारत के साथ और भी ऐसे लोग जो हैं उनके साथ आएंगे उनकी टीम में, ये बताएंगे। और सोशल मीडिया बैन, सोशल मीडिया पर कैसे बैन जो है, कहां पर लगा है, कैसे लगा है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर जो है वो एक ऐसी खबर है जो आप सोचेंगे तो चौंक जाएंगे। अगर किसी रेगिस्तान वाली गर्म तपती जगह पर आप ये देख लें कि अचानक से वहां बर्फ गिर रही है, तब आप क्या कहेंगे? शायद आंखों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा एक देश में हुआ है। जी हां, यहाँ के लोगों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो गया था कि ये हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के एक विशाल रेगिस्तान की, डेजर्ट की, जहां जोरदार बर्फबारी देखने को मिली। हाल ही में अल-ज़ौफ़ क्षेत्र में कई भारी बर्फबारी, वहां पर जो बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी हुई है और हर किसी को इस वीडियो ने हैरान कर दिया है। स्नोफॉल की ये घटना न केवल स्थानीय लोगों को हैरान कर रही है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी चर्चा का विषय बन गई है। बता दें कि रेगिस्तान में बर्फबारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसे देख आप कहेंगे ये तो मनाली जैसा लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-ज़ौफ़ क्षेत्र में कुछ दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस बर्फबारी की वजह से रेगिस्तान पर सफेद बर्फ की चादर सी बिछी हुई नजर आ रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस तरह की बर्फबारी यहाँ कभी नहीं देखी गई। और बढ़िया बात तो यह है कि जहां ये जगह हमेशा तपती रहती थी, वहीं बर्फबारी और भारी बारिश के कारण पूरे इलाके का तापमान भी कम हो गया, तापमान गिर गया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि दुनिया का आखिरी समय आ गया है, दुनिया खत्म होने वाली है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। ऐसा ये देखिए, रेगिस्तान में कभी आपने देखा है कि बर्फ गिर गई हो? अगर आप सोच रहे हैं कि सऊदी अरब के रेगिस्तान में ये पहली बार हुआ है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले ही सहारा रेगिस्तान के एक शहर में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिसकी वजह से वहां भी बर्फबारी हुई थी। रेगिस्तानी इलाकों में बर्फबारी के पीछे वैज्ञानिक अक्सर जलवायु परिवर्तन को एक कारण मानते हैं, उसी को देखते हैं। तो आपने तस्वीर देखी रेगिस्तान की, जहां पर बर्फबारी की तस्वीर आपको दिखाई सऊदी अरब में। एक और मुद्दा है जो आपसे जुड़ा हुआ है, हैरान करने वाला पिछला मुद्दा था, लेकिन ये महिलाओं की हित की बात है और ये हम आपसे पूछेंगे कि भाई आप इसके कितने समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को बैड टच, यानी जो बच्चों को बताया जाता है ना, गुड टच बैड टच से बचाने के लिए पुरुषों के बुरे इरादों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक मेल टेलर्स को, यानी जो मेल दर्जी होता है, उसको महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए, उसको नहीं सिलने दिए जाएंगे और ना ही उनके बाल काटने चाहिए, ये उनके द्वारा कहा गया। इस प्रस्ताव को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने रखा है, जिसका समर्थन बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों ने भी किया। बता दें कि 28 अक्टूबर को हुई महिला आयोग की एक बैठक के बाद कई ऐसे सुझाव दिए गए जिसमें पुरुषों को महिलाओं का नाप लेने की अनुमति नहीं देना और शॉप पर CCTV कैमरे लगाना, ये आदि ये सारी बातें शामिल हैं।
फिलहाल अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और महिला आयोग बाद में राज्य सरकार से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध करेगा। महिला आयोग के नियमों का पालन करवाना जिस प्रशासन के जिम्मे होगा, महिला आयोग को लगातार जिम जाने वाली महिलाओं और लड़कियों के शोषण की शिकायतें मिल रही हैं और जब शिकायतें ज्यादा होती हैं तब एक्शन होता है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि साथ ही जिस टेलर शॉप में महिलाओं के कपड़े सिलते हैं वहां नाप लेने के लिए महिला टेलर को रखा जाना सुनिश्चित है। वैसे ही उसी तरीके से जिम में मेल ट्रेनर के साथ साथ अगर महिलाएं वहां जिम में जा रही हैं तो फीमेल ट्रेनर यानी महिला ट्रेनर का रखना आवश्यक है, नहीं तो मुश्किल है। ये जिम ट्रेनर्स भी मेरी अगर खबर सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, आपको जिम में महिला ट्रेनर भी रखनी पड़ सकती है। यही नहीं, जिन स्कूल बसों में लड़कियां जाती हों उनमें महिला कर्मचारी हों। फिलहाल महिला आयोग ने सभी जिलों को इस संबंध में आदेश दिए हैं, जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हम ये आपसे ही प्रश्न रहेगा हमारा कि भाई आखिर आप क्या सोचते हैं, ऐसा फैसला क्या सही है? नहीं, आप सोचिए, आपने कितनी महिलाओं को जो है वो देखा होगा कि भाई आप महिला टेलर से नाप ले रही हैं और इसका क्या विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और क्या? ये हमने पोल के माध्यम से आपसे पूछा क्योंकि ये आपके हित की और माताओं बहनों और महिलाओं के हित की बात है। सुदर्शन न्यूज माताओं बहनों की आवाज हमेशा से उठाता रहा है। महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए फैसला सही है। और ये लीजिए, मुझे लगता है महिलाओं ने वोट ज्यादा किया है, 94%, 94% महिलाओं ने या फिर वोटर्स ने कहा है हाँ और 6% लोगों ने कहा है ना। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शुरुआत से अपनी हरकतों के कारण घिरते आए हैं। 2018 में कभी ट्रंप ने उन्हें स्पष्ट रूप से बेईमान और झूठा कहा था और अब कनाडाई लोग भी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिख रहे हैं। हाल ही में कनाडा ने दी ऑस्ट्रेलियन टुडे को अपने आदेश में बैन किया तो इस मीडिया आउटलेट ने भी ट्रूडो को लताड़ लगा डाली है। दरअसल दी ऑस्ट्रेलियाई टुडे ने हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया था, जिसके बाद कनाडा ने उन्हें अपने देश में ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद दी ऑस्ट्रेलिया टुडे के प्रबंध संपादक जो है जितार्थ जय भारद्वाज ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने पूछा कि अगर कनाडा की समस्या भारत से है तो वो हमें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा पब्लिकेशन आजाद मीडिया की वकालत करना जारी रखेगा। हम अपने समुदाय की ओर से दिखाई गई एकजुटता का महत्व समझते हैं। सूचना की स्वतंत्रता और दर्शकों के विविध दृष्टिकोण तक पहुंचने के अधिकार को बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि सिर्फ दी ऑस्ट्रेलियन टुडे ने ही नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कनाडा की ऐसी कार्रवाई से अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति पाखंड की बू आती है। वहीं एक्स के मालिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जिसको ट्विटर कहते थे, उसके मालिक इलॉन मस्क ने तो खुलेआम उनका विरोध किया है और विरोध कर रहे हैं। किसी ने एक ट्वीट में इलॉन मस्क से कहा कि वो अपने देश कनाडा में ट्रूडो से मुक्ति चाहते हैं तो इलॉन मस्क ने जवाब दिया कि चिंता ना की जाए, अगले चुनावों में ट्रूडो का सत्ता से हटना निश्चित है, तय है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पुराने ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने बताया था कि किस तरह G7 में ट्रूडो का रवैया अलग था और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय अलग। उन्होंने ट्रूडो को उस समय पोस्ट में बेईमान और बहुत बुरा हुआ यानी धरा हुआ व्यक्ति माफ कीजिएगा, वो बताया था। अब विश्व स्तर पर इतनी थू के बाद अपने ही देश की जनता का विरोध इस बात को व्यक्त करता है कि इस बार के चुनाव में जस्टिन ट्रूडो का सफाया निश्चित है और यदि ऐसा होता है तो इसकी सीधी चोट खालिस्तान आतंकवाद को लगेगी। तो जैसा कि अब क्या जस्टिन ट्रूडो के दिन पूरे होने वाले हैं, यानी कि उनकी पॉलिटिकल करियर की बात मैं कर रहा हूं, इसको अलग परिप्रेक्ष्य ना लिया जाए क्योंकि चुनाव में ट्रूडो का सफाया होगा, ऐसा इलॉन मस्क कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टुडे पर बैन से कनाडा घिर चुका है। इस सवाल पर भी, इसी खबर पर भी एक सवाल आपके लिए हमने लाया और सवाल है, इस बार चुनाव में ट्रूडो का सफाया होगा? ये प्रश्न था। उत्तर है 93% लोगों ने कहा हाँ, 7% लोगों ने कहा ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जो इस वक्त जैसे जंग का अखाड़ा बन गया है। विधानसभा में विधायकों के बीच लगातार दूसरे दिन खींचम खींच और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद मार्शल इंजीनियर रशीद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को सदन से बाहर ले गई। इस दौरान वह गिर भी गए। शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसे देखकर हर कोई शर्मसार हो गया।
विधायक एक दूसरे के साथ ऐसे हाथापाई कर रहे थे, ऐसे हाथापाई पर उतर आए थे जैसे मानो कोई सड़क चलते आम इंसान हो, और सड़क चलते आम इंसानों को क्या बदनाम किया जाए, जैसे कोई जानवर लड़ रहा हो, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। पद की गरिमा तक का तो उनको ख्याल नहीं रहा। आज भी विधानसभा के भीतर का नजारा कुछ वैसा ही था। आज उसी तरह का बैनर दिखाया गया है कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक ने, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायकों ने इस पर नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक आर्टिकल 370 के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर लगातार विरोध जता रहे हैं। सत्र जैसे ही शुरू हुआ, बीजेपी विधायकों ने खड़े होकर स्पीकर और पीडीपी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। आर्टिकल 370 और 35A, 35A ये दोनों वो प्रस्ताव हैं जिनकी वजह से विधानसभा 2 दिन से कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है, कुश्ती के मैदान जैसा नजर आ रहा है। इसके बाद भी बीजेपी विधायकों की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने जमकर हाय हाय के नारे लगाए और गुरुवार को जब विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच जमकर हंगामा और खींचमखींच हो रही थी, तो सीएम उमर अब्दुल्ला अपनी सीट पर बैठकर ये नजारा बहुत ही इत्मीनान से देख रहे थे, आराम से देख रहे थे। आज उन्होंने इस पूरे विवाद पर कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली को लेकर विधानसभा द्वारा जो पारित प्रस्ताव ने दुनिया को बता दिया है कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2020 को जो भी हुआ वो हमको मंजूर नहीं है। हम कुछ भी नहीं भूले, हम जानते हैं कि किस तरह से चीजें विधानसभा के जरिए लाई जाएं। उमर अब्दुल्ला के इसी प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। क्या देश ये स्वीकार करेगा? इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अनुच्छेद 370 को पुनः लागू करने का मतलब है कि जिस आतंकवाद की जड़ अनुच्छेद 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था, उसे ये फिर से बढ़ाना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आज मैं संभाजी महाराज की धरती पर कह रहा हूं, शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। क्या कुछ मामले हो रहे हैं, इस पूरे मामले पर आइए आपको सुनाते हैं, प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, योगी आदित्यनाथ जी की। कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया, तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर
उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर। अपने तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनी। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, क्योंकि कार्यक्रम जनमत में आपका मत जरूरी है। हमने प्रश्न पूछा, धारा 370 वापसी का प्रयास सही, क्योंकि उनकी तरफ से भी हमने पूछा कि ताकि ट्रिकी क्वेश्चन समझिए इसको। ना बोलने वाले 98% है कि भाई बिल्कुल सही नहीं। 98% लोगों ने कहा, 2% कह रहे हैं हाँ आना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कौन लोग ये हो सकते हैं। बात करेंगे महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज वह तपोभूमि है जहां दुनिया की सबसे बड़े माने जाने वाले आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को महाकुंभ नाम दिया गया है। संगम की रेत पर महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है, लेकिन इस महाकुंभ के पहले से ही सनातन विरोधियों को मिर्ची लगी हुई है, जिसकी वजह से महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। खासकर कि थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लव जिहाद जैसी तमाम तालिबानी हरकतें करके सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रचने वालों का प्रवेश इस बार के महाकुंभ में पूरी तरह से वर्जित किया जा रहा है। और इसीलिए मौलवी मौलानाओं ने अपने बयानों से इस फैसले का विरोध जताना शुरू कर दिया है। तो वहीं सनातनी संत, महात्मा और धर्मगुरु इस फैसले का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हमने अपने सबसे बड़े आस्था के इस पर्व को पूरी तरह से शुद्ध रखना है तो सनातन विरोधियों का बहिष्कार करना ही होगा। क्योंकि जो लोग सनातन को मानते नहीं, भगवान में जिनकी आस्था नहीं है, तो फिर वो लोग सनातनी इतिहास के सबसे बड़े मेले से दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। दरअसल अखाड़ा परिषद ने तो कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर रोक के मांग के साथ साथ कुंभ क्षेत्र में केवल सनातनी कर्मचारी और अधिकारियों की ही ड्यूटी लगाने की मांग की है। इस घमासान में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपने धर्म की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं। इस बात का समर्थन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी किया है। शास्त्री जी का कहना है कि जो लोग सनातन में विश्वास नहीं रखते और सनातनियों का धर्म खंडित करने की साजिश रचते हैं, उनका महाकुंभ से दूर रहना ही उचित और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सनातन विरोधियों की महाकुंभ में एंट्री पूरी तरह से बैन हो जानी चाहिए, बैन उसको रखना चाहिए। अखाड़ा परिषद के इस फैसले के बाद मौलाना और मौलवियों को मिर्ची लगी हुई है। इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखाड़ा परिषद से कहा, यह फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है, समाज में नफरत फैलाने वाला है। इसके साथ ही और भी मौलानाओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि वो भी जो मुस्लिम थूक जिहाद या ऐसा कोई काम नहीं करता है जिसकी वजह से लोगों की भावनाएं आहत हों। क्या कुछ घमासान छिड़ गया है इस मामले पर, आइए आप भी सुनिए। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? महाकुंभ 2025 में लगने जा रहा है। देखिए, भारत में मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए और इनको इकोनॉमिकल नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें कुछ मुसलमान दुश्मन लोग करते हैं। साजिश के तौर पर ये हरकतें की जाती हैं।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान खाने की किसी चीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिला सकता कि जो उसके मज़हब में मना हो। अगर कोई हरकत ऐसी कर रहा है तो उसे मुसलमान कहना भी गलत है। मुसलमान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता और इस्लाम ने इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी है कि इस तरह की हरकतें की जाएं कि खाने की चीज़ों में कोई गलत चीज़ मिलाई जाए। जिन लोगों को इस बात की आदत है और वो गलत किस्म की चीज़ें दूसरों को खिलाते हैं, वही इस तरह की साजिशें करते हैं। लिहाजा ये साजिश इसलिए की जा रही है ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए और वो अपने लोगों के ज़रिए से इस तरह की हरकतें करा रहे हैं। जिसने ये हरकत की है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को माशी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं उनका मुतालबा ठीक नहीं है। उन्हें इस्लाम को और मुसलमानों को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस्लाम इन चीज़ों को खुद मना करता है, तो जो इस्लाम जिन चीज़ों को मना करता है उसे मुसलमान कैसे कर सकता है। इस्लाम तो खाने की चीज़ों के बारे में बड़ी एहतियात रखता है। दुनिया ये बात मानती है कि जितना खाने के सिलसिले में इस्लाम ने एहतियात बरती है, कोई और मज़हब इतनी एहतियात नहीं बरत सकता है। चलिए, आपने दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं देखी और अपना अपना पक्ष हर कोई रख रहा है, लेकिन बात वही है कि जब सनातनी त्यौहार है, एक पवित्र त्यौहार है, तो वहां पर कुछ ऐसे लोगों का क्या काम जिसको उस आस्था में विश्वास नहीं। या तो आप सनातनी बनिए और फिर आइए, महाकुंभ में आइए, हर हिंदू त्यौहार में आइए, आपको मना नहीं है, लेकिन आपको अपना मजहब भी अलग रखना है, केवल व्यापार से लाभ लेना है, तो फिर बाय बाय टाटा, कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। चलिए, पोल के माध्यम से इसमें भी हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महाकुंभ में जिहादियों पर बैन सही है, 96% लोगों ने कहा हाँ, 4% लोगों ने कहा ना, दूर रहें, ठीक रहेगा। एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम में शामिल है और वो CIA का डायरेक्टर बन सकता है और राम मंदिर का समर्थक है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद एक कश्यप पटेल उर्फ काश पटेल नाम की चर्चा बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में ट्रंप के इस कार्यकाल में खुफिया एजेंसी CIA का चीफ काश पटेल जो है वो बनाया जाए या फिर ट्रंप की कैबिनेट में उन्हें कोई जगह है, अन्य ऊंचा पद मिलेगा, ऐसी संभावना है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप ने उन्हें इस पद पर नियुक्त करने का विचार पहले ही बना लिया था। चर्चाएं बस उनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद शुरू हुई हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी के तौर पर पहचाने जाने वाले काश पटेल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनका जन्म 1980 में न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन उनकी जड़ें जो हैं वो गुजरात के वडोदरा से हैं। उन्होंने अमेरिका में कानून की पढ़ाई की है और विभिन्न सरकारी पदों पर काम किया है और बाद में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं। उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी सलाहकार के रूप में कार्य किया है और कार्यवाहक रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ का पद भी संभाला है। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया, जैसे आईसिस और अल-कायदा आदि, उसके विरुद्ध जो है काम किया है। बता दें कि आपको ये भी बताते चलें कि 2016 में ट्रंप की सत्ता आने के बाद रूसी हस्तक्षेप को लेकर बनी एक समिति में शामिल किया गया इनको। इस पर काम करने के दौरान ट्रंप का उन पर विश्वास बढ़ा और वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। अमेरिका के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए काश पटेल ने कभी अपने धर्म का मखौल नहीं बनाया। उन्होंने समय समय पर हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है। इसके अलावा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब वह खुलकर राम मंदिर के समर्थन में आए थे। उन्होंने विदेशी मीडिया को लताड़ लगाते हुए कहा था कि मीडिया ने अयोध्या के 50 सालों की बात की, जबकि हिंदू मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है और मीडिया वो बताने से बची ताकि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सके। काश पटेल ट्रंप के प्रति निष्ठा कई बार जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने ट्रंप को बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए एक किताब द प्लॉट अगेंस्ट द किंग लिखी है। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रुथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी नाम की एक किताब भी लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि सरकार में किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो ये वो व्यक्ति हैं काश पटेल, राम मंदिर के लिए आवाज उठाने वाला ये वो काश पटेल है जो CIA का डायरेक्टर बन सकता है, चीफ बन सकता है और ट्रंप कैबिनेट में काश पटेल को ऊंचा पद मिलेगा, ये तो तय है। और संसद में सोचिए, अमेरिकी संसद में भारतवंशी का होना कितनी गर्व की बात होगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बात ऑस्ट्रेलिया की करेंगे, जहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया था और जो आपको भी चौंका देगा और आपके बच्चे, अगर बच्चे भी जनमत देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा डर जाएंगे, लेकिन खबर अच्छी है, पेरेंट्स के हित की है।
बात ऑस्ट्रेलिया की, जहां बच्चों में स्मार्टफोन की बढ़ती लत जो है वो अब आम बात हो चुकी है। मोबाइल फोन के चलते बच्चे पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी से भी अब जो है वो दूर रहने लगे हैं। इसके उनके स्वास्थ्य पर भी जो असर होता है वो भी आप देख पा रहे होंगे। बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं, कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला लिया है। बैन हो जाएगा बच्चों, आप सोशल मीडिया नहीं चला पाओगे ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की उम्र से पहले। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने यह जानकारी गुरुवार को दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक कंपनियां बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर आवश्यक कदम उठाने में नाकाम रही हैं। ऐसे में उनकी सरकार ये कदम उठाने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये भी कहा है कि ये फैसला पेरेंट्स के लिए है। वास्तव में सोशल मीडिया बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। एंथनी एल्बनीज ने इस साल की शुरुआत में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बात कही थी। ऐसे में ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र सीमा लगाने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोनाल्ड ने कहा कि इस फैसले का असर मेटा के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ साथ टिकटॉक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि यह सोशल मीडिया और टेक कंपनियों की जिम्मेदारी होगी और उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स की उम्र सीमा के हिसाब से हो। उनका कहना था कि यह बच्चों के पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से ही बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो जुर्माना माता पिता या युवाओं पर नहीं होगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर आयु सीमा तय करने के फैसले को सकारात्मक समर्थन मिला है। एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि नए कानून इस हफ्ते तक सामने आ जाएगा। इसके साथ ही नवंबर में इस कानून को संसद में पेश किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हो रही है और भविष्य में इसका असर दूसरे देशों में भी देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया जिस तरह से बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, यही कारण है कि फैसला स्वागत योग्य। मैं चाहूंगा कि ग्राफिक्स आप फुल करके देखें और समझें क्या क्या खास है इसमें। है इसका। चलिए, इसी खबर पर हमने आपसे विस्तार से जो जानकारी साझा की उसमें यह बात सामने आती है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना है और इसमें माता पिता की जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा बनती है। लेकिन फिर भी एक पोल भी हमने इस खबर पर आपके लिए रखा है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन जो है वो सही है या नहीं। ये हमने प्रश्न पूछा था तो आपने 83% हाँ में जवाब दिया, लेकिन पोल दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आपके पास ज्यादा, आपके मन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसका क्या करेंगे। और क्योंकि ये जो फाइन है वो माता पिता को नहीं लगाने की बात है, जो कंपनी है उनको घाटा होगा, उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो बच्चों की सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं कर पाई हैं। ऑनलाइन बच्चों के साथ बहुत भेदभाव होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जिसका ओपन प्लेटफॉर्म पर हम जिक्र नहीं कर सकते। उससे बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 साल से कम के बच्चों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है, बैन कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे। अब खबर राजस्थान के उदयपुर से है, जहां 8 साल की बच्ची की हत्या और उसके शव के 10 टुकड़े करने के मामले में उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कमलेश नाम के व्यक्ति को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। ये खबर एक दिन पुरानी जरूर है, लेकिन आपको बताना आवश्यक था। वहीं इस हत्याकांड में दोषी के माता पिता को भी 4-4 साल की हत्या की जो है 4-4 साल की सजा जो माफ कीजिएगा सुनाई गई है। दरअसल इस बहुचर्चित मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 8 दिन पहले मुख्य आरोपी कमलेश, जो कि 21 वर्ष का है, उसके सहित उसके माता पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था। इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने बहुत सी धाराएं लगाई हैं और 302 सहित पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत कमलेश को दोषी ठहराया है। अब सोचिए, माता पिता को भी 4-4 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। माता पिता ने सबूत नष्ट करने में आरोपी की मदद की थी। आरोपी चॉकलेट देने के बहाने बच्ची को घर लेकर गया था। इसके बाद रेप कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर उसके हाथ, पैर, धड़ सहित शव के 10 टुकड़े कर बोरे में भरकर घर से करीब 200 मीटर दूर एक खंडहर में फेंक आने पर यह मामला दर्ज हुआ। ये उसके ऊपर केस बना।
बच्ची इसे भैया कहकर बुलाती थी, रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी और बच्ची के पिता ने 21 मार्च 2023 को उसके लापता होने की रिपोर्ट मावली थाने में दर्ज भी कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि बेटी दोपहर 4 बजे स्कूल आई थी, ड्रेस बदलकर ताऊजी के पास जाने का कहकर निकली थी, तब वे वापस नहीं लौटी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश शुरू की। 1 अप्रैल को पीड़िता का शव एक खंडर में एक बोरे में पड़ा मिला। उसी दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी कमलेश घर में अकेला था, उसके माता पिता घर पर नहीं थे। वह खिड़की में बैठकर मोबाइल पर पॉर्न मूवी देखा करता था। वो देख रहा था और बच्ची को खेत पर जाता देख उसे चॉकलेट का लालच देकर आवाज लगाई, उसे अपने घर के अंदर बुलाकर उसके साथ उसका शोषण किया, बलात्कार किया और उसके बाद जो हुआ वो मैंने सारी बातें आपको बताई। और इससे एक सीख मिलती है कि आप अपने बच्चों की निगरानी रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, किसको भैया कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उससे बात नहीं, लेकिन आपको उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। और कोई भी रिश्ता कितना भी आप करीब माने, लेकिन आपको बच्चों की सुरक्षा आप ही के हाथ में है, क्योंकि कोई भी भेड़िया किसी भी रूप में सामने आता है। ये खबर हमने इसलिए भी दिखाई क्योंकि कुछ यूजर्स ने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैग करके बोला कि आप ये खबर दिखाएंगे। हम बेशक ये बात कहते हैं कि हम हर वो खबर दिखाएंगे जो महिलाओं के हित की है, जो बच्चियों की हित की है। उसमें हम धर्म नहीं देखते, उसमें हम किसी का मजहब नहीं देखते, लेकिन हमने जो किया है, हम ये आशा करते हैं जो हमें टैग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो भी अपने मजहब में छुपे उन सारे भेड़ियों का जो राज है खुलकर बाहर निकालेंगे। उन मौलाना मौलवियों की खबरें भी सामने निकालेंगे, ट्वीट करेंगे, पोस्ट करेंगे और बताएंगे कैसे वो छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। और वो अपने मजहब के लोगों के बारे में खुलकर बताएंगे कैसे उन्होंने बच्चों के साथ कैसे शोषण किया, कैसे लोगों को धोखा दिया। और हर एक बात वो भी खुलकर बोलेंगे, क्योंकि अगर वो हिंदू भी है, सनातनी भी है, इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर वो बलात्कार करेगा, बच्चों की हत्या करेगा तो उसकी खबर हम नहीं दिखाएंगे। सुदर्शन न्यूज पर बहन बेटियों पर अत्याचार जो होता है, जब कुछ भी होता है तो वो खबर हम प्रमुखता से दिखाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात भारत की सर्वशक्तिमान और सहस्त्र के प्रतीक नौसेना की माननीय राष्ट्रपति की। आज 7 नवंबर 2024 को गोवा स्थित नौसेना एयर स्टेशन INS हंसा पहुंची, जहां नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जय सिंह ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के आगमन पर 150 सैनिकों की एक गार्ड ऑफ ऑनर भी परेड कराई गई। इसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर समुद्र में गोवा के तट से दूर जाकर वो सवार हुई, जो भारतीय नौसेना के 15 प्रमुख युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ संचालन कर रहा था। ये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की समुद्र में भारतीय नौसेना के जहाजों की पहली यात्रा थी। राष्ट्रपति को भारतीय नौसेना की भूमिका, कार्यक्षेत्र और संचालन की अवधारणा पर एक जानकारी दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति ने कई नौसेना अभियानों का अवलोकन किया, जिनमें डेक आधारित लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग, युद्धपोत से मिसाइल फायरिंग अभ्यास, पनडुब्बी संचालन, 30 से अधिक विमानों का फ्लाई पास्ट और युद्धपोतों का पारंपरिक स्टीम पास्ट शामिल था। माननीय राष्ट्रपति ने दोपहर के भोजन में INS विक्रांत के दल से भी बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने बेड़े को संबोधित किया, जिससे समुद्र में मौजूद सभी इकाइयों को प्रसारित भी किया गया है। तो ये समुद्र पर जलवीरों ने अपना दम दिखाया, जहां पर राष्ट्रपति जी भी वहां पर मौजूद रहीं और पहली बार INS विक्रांत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई। और ये तस्वीरें, ये खूबसूरत तस्वीरें हमारी नौसेना की हैं। और ये जहाज लैंड करता हुआ देखिए, फाइटर जेट। चलिए इसी के साथ समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को, मेरी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।